प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ क्रेडिट रिस्क और ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रिस्क टू काउंटर पार्टी। सो जब हम क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करते हैं या ट्रांसफर करते हैं किसी और को, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क क्वांटिफिकेशन, रिस्क कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, रिस्क मिटिगेशन। तो व्हाट डू वी कॉल इट? क्या कहा जाता है उसको? तो इसको रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क क्वांटिफिकेशन, रिस्क कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग या रिस्क मिटिगेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं किसी काउंटर पार्टी को। व्हाट वी कॉल इट? यस, क्विकली, क्वेश्चन नंबर 613। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का नंबर डालिए और फिर क्वेश्चन का आंसर लिखिए। यस, इसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। तो क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन इसको कहते हैं। क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द क्रेडिट रिस्क, और ये हम ट्रांसफर करके या अदरवाइज रिड्यूस करते हैं। Transactions in which financial securities are issued against the cash flow generated from a pool of loans. Transactions in which financial securities are issued against cash flows, उसको क्या कहते हैं? फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, सिक्योरिटाइजेशन या टेक आउट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे फोरफिटिंग के स्पेलिंग ठीक होने वाले हैं, सो हियर इट शुड बी ए। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? तो फैक्टरिंग कहते हैं, फोरफिटिंग कहते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं या टेक आउट फाइनेंसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 616। यस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में ओरिजिनेटर कौन होता है? हु इज ओरिजिनेटर इन केस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस? ओरिजिनेटर किसको कहते हैं? सप्ली क्वेश्चन है। ओरिजिनेटर किसको कहते हैं? ये एक सप्ली क्वेश्चन है। हु इज ओरिजिनेटर? So bank which has given the loan and now securitization is being done for that loan is called originator. जो लोन बैंक ने ट्रांसफर करना है तो बैंक इसमें ओरिजिनेटर कहलवाएगा। इन द सिक्योरिटाइजेशन हु ट्रांसफर द रिस्क टू हुम? सिक्योरिटाइजेशन में रिस्क कौन किसको ट्रांसफर करता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल ओरिजिनेटिंग बैंक को, ओरिजिनेटिंग बैंक स्पेशल पर्पस व्हीकल को, ओरिजिनेटर बैंक इन्वेस्टर्स को, स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्वेस्टर्स को। तो कौन किसको रिस्क ट्रांसफर कर रहा है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के अंदर? हु इज ट्रांसफरिंग द रिस्क टू हुम? कौन किसको रिस्क ट्रांसफर कर रहा है? हु इज ट्रांसफरिंग द रिस्क टू हुम? सो सिक्योरिटाइजेशन में हमारे पास ये रहता है बैंक ओरिजिनेटिंग बैंक, यहां पे रहता है हमारे पास स्पेशल पर्पस व्हीकल, और यहां पे हमारे पास रहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। सो लोन इज सोल्ड टू स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड दे क्रिएट पीटीसीज। तो पीटीसी को परचेज कर लेते हैं क्यूआईबीज। इट मीन हु इज ट्रांसफरिंग द रिस्क? तो ये बैंक रिस्क ट्रांसफर कर रहा है। अल्टीमेटली किसको ट्रांसफर कर रहा है? इसको ट्रांसफर कर रहा है। तो इसकी लाइट में अगर हम आंसर को देखते हैं तो इट इज ओरिजिनेटिंग बैंक ट्रांसफरिंग द रिस्क टू इन्वेस्टर्स, जिनको हम कहते हैं क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। When bank retains or assumes a securitization exposure and in substance provides some degree of added protection to investor or other parties, तो इसको क्या कहते हैं? जब बैंक रिटेन कर लेता है और या अज्यूम कर लेता है सिक्योरिटाइजेशन एक्सपोजर को, तो इन सब्सटेंस जो एक्चुअली क्या हो जाता है, सम डिग्री ऑफ एडेड प्रोटेक्शन इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया जाता है या दूसरी पार्टीज को। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लीन अप कॉल, क्रेडिट एनहेंसमेंट, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन, प्रोटेक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 621, what it is called?
621 इसको क्या कहेंगे? क्लीन अप कॉल, क्रेडिट एनहेंसमेंट, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन या प्रोटेक्शन? चलिए, ये आंसर में तो टोटल कंफ्यूजन है, तो इसीलिए ध्यान से नोट कर लेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट एनहेंसमेंट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट एनहेंसमेंट। जहां पर लेट अस से बैंक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है या QIB है, तो इनको एडेड प्रोटेक्शन मिलती है QIBs को, और ये एडेड प्रोटेक्शन कौन देता है? बैंक देता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट एनहेंसमेंट कर देना। An over-the-counter bilateral contract between two or more counterparties, which provides for transfer of risk in a credit asset or credit portfolio without necessarily transferring the underlying assets from books of the originator। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो एक काउंटर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, जहां पे ट्रांसफर ऑफ रिस्क इन ए क्रेडिट एसेट और क्रेडिट पोर्टफोलियो विदाउट नेसेसरली ट्रांसफरिंग द अंडरलाइंग एसेट, इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट डेरिवेटिव, क्रेडिट एनहेंसमेंट, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन या कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड? क्वेश्चन 624। इसको क्या कहा जाएगा? What it will be called? Credit enhancement, derivative, synthetic securitization, collateralized loan obligation। तो इसको क्या कहा जाएगा? सो ए और डी के बीच में कंफ्यूजन। हमारे कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन का नंबर नहीं लिख रहे हैं, जिससे पता नहीं चल पाता वो किस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, प्लीज फर्स्ट राइट द क्वेश्चन नंबर एंड देन राइट द क्वेश्चन आंसर। सो इसको हम कहते हैं क्रेडिट डेरिवेटिव। ये कहलवाता है क्रेडिट डेरिवेटिव। सो क्रेडिट डेरिवेटिव क्या है? ओवर द काउंटर है ये, यानी दो पार्टीज के बीच में, दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं, और इसमें क्या है? ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रिस्क है एसेट के अंदर, और इसमें एसेट को यानी लोन को ट्रांसफर नहीं किया जाता। अंडरलाइंग एसेट क्या है? लोन अमाउंट है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जाता, तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 631, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेडिट डेरिवेटिव? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, टोटल रिटर्न स्वैप्स, क्रेडिट लिंक्ड नोट्स, क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस। 1 से लेके 3, 2 और 4, 1, 3 और 4, या 1 से 4 सभी। तो इनमें से कौन कौन से क्रेडिट डेरिवेटिव्स हैं? सो दिस इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। Which of these are derivative instruments? Question number 631। कौन कौन से इनमें डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं? सो इनमें जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑल द 4 आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सारे के सारे ही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, दिस इज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। टोटल रिटर्न स्वैप्स, दिस इज क्रेडिट लिंक्ड नोट्स, क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस। चलिए, इसमें से ये बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें सिक्योरिटाइजेशन भी इन्वॉल्व होता है? सिक्योरिटाइजेशन टाइप ट्रांजैक्शन उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इन चारों में से कौन सा है जिसमें सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है? तो इनमें कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें समथिंग लाइक सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व हो जाता है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है, टोटल रिटर्न स्वैप्स है, क्रेडिट लिंक्ड नोट्स हैं, या क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस हैं। समथिंग लाइक सिक्योरिटाइजेशन जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है। सो दिस इज क्रेडिट लिंक्ड नोट्स। ये है क्रेडिट लिंक्ड नोट्स। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर
CGTMSC गारंटी टाइप अरेंजमेंट होता है। सो इनमें से कौन सा वो क्रेडिट डेरिवेटिव है जिसमें जैसे CGTMSC की गारंटी लेते हैं हम लोन्स के लिए, तो कौन सा उस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव है इन फोर में से जो CGTMSC गारंटी की तरह काफी हद तक काम करता है? सो काफी हद तक वो CGTMSC गारंटी की तरह काम करता है। वो इनमें से कौन सा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है? सो दैट इज अ CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। CDS CGTMSC जैसा है और क्रेडिट लिंक्ड नोट सिक्योरिटाइजेशन जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transaction in which a credit hedger, that is the protection buyer, pays periodic premium to the investor in return for protection against a credit event or experienced on a reference obligation, तो उसको हम क्या कहते हैं? TRS, CDS, CLN या CSO? A transaction in which credit hedger pays periodic premium to the investor, protection seller को, in return for the protection against credit event experienced on a reference obligation. तो 634 यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? B, D, C, yes, quickly. So this is called credit default swaps. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स में ये जो रेफरेंस ऑब्लिगेशन है ये क्या है? व्हाट इज मेंट बाय रेफरेंस ऑब्लिगेशन इन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, रेफरेंस ऑब्लिगेशन किसको कहा जाएगा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में? रेफरेंस ऑब्लिगेशन किसको कहा जाएगा? इट इज ए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो रेफरेंस ऑब्लिगेशन हम कहेंगे लोन अकाउंट को। रेफरेंस ऑब्लिगेशन हियर मींस लोन अकाउंट। एंड क्रेडिट इवेंट हम किसको कहेंगे? क्रेडिट इवेंट एक्सपीरियंस्ड किसको कहा जाएगा? ये कहा जाएगा डिफॉल्ट को। सो क्रेडिट इवेंट एक्सपीरियंस्ड ये है डिफॉल्ट। रेफरेंस ऑब्लिगेशन मीन इट इज लोन रीपेमेंट या लोन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, so what represents an off-balance sheet replication of financial assets such as a loan or a bond? So what represents an off-balance sheet replication? Replication होता है उस जैसा of a financial assets like a loan or bond. TRS, CDS, CLN या CSO या CSO? Nagvish, this is from your मॉड्यूल। ये मॉड्यूल आपका C भी आ जाता है और कुछ हद तक B भी आ जाता है। इट इज मिक्स। सो क्वेश्चन 636, तो ये कौन सा है? इट रिप्रेजेंट्स एन ऑफ बैलेंस शीट रेप्लिकेशन ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट्स लाइक ए लोन और ए बॉन्ड। ऑफ बैलेंस शीट रेप्लिकेशन क्योंकि ये डेरिवेटिव है। 636, तो हियर आंसर इज ए, टोटल रिटर्न स्वैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्रेडिट रिस्क? इनमें से कौन सा क्रेडिट रिस्क की कैटेगरी में फॉल नहीं करता? इंट्रिंसिक रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, बेसिस रिस्क, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। विच ऑफ दीज डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्रेडिट रिस्क? क्वेश्चन नंबर 640। Question number 640. Which of the following does not fall in the category of credit risk? बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर हमें थोड़ा सा भी जानकारी हो। Okay, fine, that is wonderful. So it is basis risk which does not fall in the category of credit risk. So credit risk में 4 इंपॉर्टेंट रिस्क रहते हैं।
एक रिस्क और कौन सा रह गया, चलिए उसको छोड़िए क्वेश्चन को। आप ये बताइए, बेसिस रिस्क आपने बताया, तो बेसिस रिस्क किस रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है, तो इसकी रिस्क कैटेगरी कौन सी है बेसिस रिस्क की? सप्ली क्वेश्चन है बेसिस रिस्क की, ये सप्ली क्वेश्चन है कि बेसिस रिस्क किस कैटेगरी में फॉल करता है। सो किस कैटेगरी में फॉल करता है बेसिस रिस्क? यस, आईआरआर में, इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंदर। वेरी गुड। रेटिंग ऑफ 100 ए रेटेड अकाउंट्स इन ए बैंक हैज चेंज्ड इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इज एज अंडर। 100 ए रेटेड अकाउंट्स हैं और उनकी रेटिंग चेंज हो गई है। ए टू ए, डबल ए में चले गए 2, ए प्लस में चला गया 1, ए में रह गए 87, बी प्लस डाउनग्रेड हो गया 4 हो गए, बी डाउनग्रेड हो गया 4 हो गए, डिफॉल्ट में भी चले गए 2। हाउ मेनी अकाउंट्स हैव फेस्ड रेटिंग मिटिगेशन, सॉरी माइग्रेशन, एंड इन हाउ मेनी अकाउंट्स द रेटिंग माइग्रेशन इज एडवर्स? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सो 100 ए रेटेड अकाउंट्स थे, इनकी रेटिंग चेंज हो गई है ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, और नई रेटिंग है 100 में से डबल ए में 2 चले गए, ए प्लस में 1, बी प्लस 4, बी प्लस बी 4, डिफॉल्ट 2। आपको बताना है कितने अकाउंट्स में जो रेटिंग माइग्रेशन हुआ है और कितने अकाउंट में एडवर्स माइग्रेशन हुआ है। क्वेश्चन 642। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सम सिंपल लॉजिक इज टू बी अप्लाइड। यस, आंसर ए इज करेक्ट आंसर एकदम। तो 2 चले गए हमारे डबल ए में, 1 हमारा ए में चला गया तो 3 हो गए, उधर 4 हमारे डबल बी में, फिर 4 बी में और 2 डिफॉल्ट में 10, तो टोटल हो गए 13, जिसके अंदर 10 जो है वो एडवर्स माइग्रेशन में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इज नॉट पीपल ओरिएंटेड? ऑपरेशनल रिस्क में एक कैटेगरी आती है पीपल ओरिएंटेड रिस्क, तो इनमें से कौन सा कॉज पीपल ओरिएंटेड रिस्क नहीं है? नेग्लिजेंस, इंटेग्रिटी, लैक ऑफ ऑटोमेशन, इनकॉम्पिटेंस। तो इनमें पीपल रिलेटेड कौन सा नहीं है, पीपल ओरिएंटेड कौन सा नहीं है? 648। Which one of these is not people oriented? इनमें से पीपल ओरिएंटेड कौन सा नहीं है? Which of these is not people oriented? सो सी ज्यादा आंसर है, बीच में 1-2 बी आंसर्स भी आए हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सो लैक ऑफ ऑटोमेशन, ये पीपल ओरिएंटेड नहीं है। नेग्लिजेंस लोग करते हैं, इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी लोगों की क्वेश्चन होती है, इनकॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंस ये भी लोगों का होता है, लेकिन लैक ऑफ ऑटोमेशन ये सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इट इज सिस्टम ओरिएंटेड, नॉट पीपल ओरिएंटेड। लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन, inadequate procedure is part of which of the following group of causes resulting in operational risk? लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन, यानी मैनेजमेंट को जो सुपरविजन करनी चाहिए उसमें कोई गैप है, या इनएडिक्वेट प्रोसीजर्स हैं, तो ये किसका पार्ट है? पीपल ओरिएंटेड कॉजेज का, प्रोसेस ओरिएंटेड कॉजेज, ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉजेज, प्रोसेस ओरिएंटेड, ट्रांजैक्शन बेस्ड कॉजेज। सो प्रोसेस ओरिएंटेड में 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड, एक होते हैं ट्रांजैक्शन बेस्ड कॉजेज। तो ये आपको कौन से लगते हैं? क्वेश्चन नंबर 650। क्वेश्चन नंबर 650। सॉरी फ्रेंड्स, ए बी डी बी 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 आंसर ज्यादा है। सो यस, आंसर बी इज द राइट आंसर। ये है प्रोसेस ओरिएंटेड ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल बेस्ड नहीं है, ऑपरेशनल कंट्रोल बेसिस कॉज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंड्स, आपके लिए फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए कितने प्रिंसिपल बेसल कमेटी ने दिए हैं? 12 प्रिंसिपल्स, 11 प्रिंसिपल्स, 10 प्रिंसिपल्स और 9 प्रिंसिपल्स? हाउ मेनी प्रिंसिपल्स? हमारे थोड़े स्टूडेंट ने कंफर्मेशन दिया है जिन्होंने उसको सर्कुलेट कर दिया था, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बाकी स्टूडेंट भी जरा अगर कंफर्मेशन दे देंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 654, कितने प्रिंसिपल हैं ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के? 12 हैं, 11 हैं, 10 हैं या 9 हैं? सो हाउ मेनी प्रिंसिपल्स? आंसर इज ए, ज्यादा आंसर बी का आ रहा है। फ्रेंड्स, प्रीवियसली ये हुआ करते थे 10, फिर इनको इंक्रीज कर दिया गया 11, और फिर इनको इंक्रीज कर दिया गया 12, और पिछले एक साल से ये 12 है, इसलिए हमारा आंसर 12 होना चाहिए, 11 नहीं। So these have been increased to 12. Next question. In basic indicator approach, while taking annual gross income for 3 years, if a figure for any particular year is a negative or zero, so ऑपरेशनल रिस्क में बेसिक इंडिकेटर अप्रोच यूज करते हुए अगर हमें पता चले कि 3 सालों में कोई एक पर्टिकुलर साल उसमें ग्रॉस इनकम नेगेटिव है या जीरो है, तो उसका क्या करेंगे? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट बनेगा? कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनेगी? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनेगी? क्वेश्चन नंबर 658, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? सो उसको एक्सक्लूड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो उसको न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, इट मीन्स हम 2 ईयर्स का डेटा लेंगे और डिवाइड भी हम 2 के साथ कर देंगे इंस्टेड ऑफ 3 ईयर्स। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम 2 साल का डेटा लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। According to standardized approach under operational risk, the capital charge is based on the beta factor for business line. Beta factor for which of the following line is not stated correctly? तो बिजनेस लाइन्स हमारे पास 8 रहती हैं, इनके बेटा फैक्टर्स हैं, तो उन बेटा फैक्टर्स में से कौन सा बेटा फैक्टर मैच नहीं करता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देना है, विच इज नॉट करेक्ट। कॉर्पोरेट फाइनेंस 18, ट्रेडिंग एंड सेल्स 18, पेमेंट एंड सेटलमेंट 18, कमर्शियल बैंकिंग 18, कौन सा सही नहीं है? Which one is not correct? Question number 660. So किसका करेक्ट नहीं है? यस, वेरी राइट। सो कमर्शियल बैंकिंग का करेक्ट नहीं है। चलिए अब ये बता दीजिए कि कमर्शियल बैंकिंग का कितना होता है? आपने कहा इसका करेक्ट नहीं है, एंड आई एग्री विद यू। तो अगर ये सही नहीं है तो फिर ये कितना सही है? सो 12% रहेगा या 15%, क्योंकि 3 ही हमारे पास हैं, या तो 12% होते हैं या 15% होते हैं, तो कमर्शियल बैंकिंग का कितना रहेगा? सो यू आर टेलिंग दैट इट इज रॉन्ग, तो सही क्या रहेगा? यस, वेरी गुड, 15%। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सप्ली क्वेश्चन है। सप्ली क्वेश्चन क्या है? जब हम बेसिक इंडिकेटर अप्रोच करते हैं यूज, तो उसमें से हम किस फैक्टर को यूज करते हैं? जैसे आपने कहा स्टैंडर्डाइज अप्रोच में हम बेटा फैक्टर को यूज करते हैं, तो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में हम किस फैक्टर को यूज करते हैं, उसकी कितनी वैल्यू है? किस फैक्टर को यूज करते हैं, उसकी कितनी वैल्यू है? विच फैक्टर इज यूज्ड एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ दैट फैक्टर? उस फैक्टर की वैल्यू कितनी है?
यस, वहां पे हम अल्फा फैक्टर को यूज करते हैं और उसकी वैल्यू है 15%। वेरी करेक्ट, एकदम सही आंसर है। Estimated probability of occurrence under advanced measurement approach for operational risk is mapped on a scale of degree of risk. Estimated probability of occurrence एडवांस मेजरमेंट अप्रोच के अंदर ऑपरेशनल रिस्क के लिए उसकी मैपिंग की जाती है और किस स्केल के ऊपर, 3 के स्केल के ऊपर, 4 के स्केल के ऊपर, 5 के स्केल के ऊपर या 7 के स्केल के ऊपर। सो उसकी जो मैपिंग की जाती है वो कितने स्केल के ऊपर की जाती है, कितनी डिग्री का वो स्केल रहता है। Yes, it is C. Answer C is correct. फ्रेंड्स, हमारे को कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जिनको फॉरेन करेंसी रेट्स को लेकर के कई प्रकार के कंफ्यूजन्स रहते हैं। कौन कौन स्टूडेंट है आप में से जिनको फॉरेन करेंसी रेट्स को लेकर कंफ्यूजन्स रहते हैं? इसके लिए हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्पेशल टेस्ट डिज़ाइन करके रख रहे हैं। तो इट विल बी ए स्पेशल टेस्ट। तो जिसमें 20 क्वेश्चंस रखे जाएंगे और वो 20 क्वेश्चंस आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके करेंगे और चेक करेंगे कि आपका स्टेटस क्या है। और वो 20 क्वेश्चंस हमने इस प्रकार के सेट किए हैं ताकि उसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाए फॉरेन करेंसी रेट्स को लेकर के। और ये आपको मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो ये टेस्ट आपको दिया जाएगा। सो इस टेस्ट को आप करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको कंफ्यूज करती हैं वो आपके कंफ्यूजन्स एग्जाम से पहले शायद रिमूव हो जाएं। चलिए लास्ट में आप क्विकली जिनका लाइक डिसलाइक बचा फटाफट